So we will start off with next topic, that is polarization. Extremely simple and very interesting. तो ये polarization of light क्या होता है? Before we go ahead with theory, I'll give you a very practical example of polarization of light. आप में से बहुत सारे लोगों ने ये खुद ने यूज किया है. फॉर एग्जाम्पल, गर्मी के दिन में सन ग्लासेस पहनते हो, बहुत लोग पहनते हैं सन ग्लासेस. ये सन ग्लासेस क्या करते हैं? हाँ, सन रेज को पार्शियली ब्लॉक करते हैं, मतलब इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट को कम करते हैं. क्योंकि ड्यूरिंग समर्स बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से, बहुत ज़्यादा सनलाइट होने की वजह से इट मे अफेक्ट योर आई, एंड ऑफ कोर्स कभी कभी हेडेक भी होता है बिकॉज मोर लाइट इज एंटरिंग योर आई. तो वो लाइट का इंटेंसिटी कम करने के लिए हम लोग सन ग्लासेस पहनते हैं. और वो सन ग्लासेस बेसिकली दे आर पोलराइजर्स, मतलब इट वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन. अब ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता क्या है समझ लेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल थिंग. तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट समझने से पहले, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज द एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ लाइट. लाइट कब से लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया? इट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. So light is electromagnetic ray basically, and as you remember, in electromagnetic radiation you have electric and magnetic field which are vibrating, and they are perpendicular to each other as well as to the direction of propagation. तो in short आपको पता ही होना चाहिए कि अगर मैं सिंगल वेव की बात कर रहा हूँ तो रिमेंबर, पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं पहले सिंगल वेव ड्रॉ करने वाला हूँ, एंड देन वी विल go ahead with many waves together. So imagine this is, of course, let us say z axis, y axis and x axis. So as you know, light is nothing but electromagnetic radiation, और उसमें होता है oscillating electric and magnetic fields which are perpendicular to each other as well as to the direction of propagation. तो इसमें एक oscillating electric field है, तो मान लो ये oscillating electric field है. इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन से along z axis और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है along x axis. तो मैग्नेटिक फील्ड के जो ऑसिलेशंस है वो दे आर इन along y axis. तो रिमेंबर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस along z axis है, मतलब x z प्लेन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस ये x y प्लेन में है, ऐसे है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को आप बोलते हो एम्पलीट्यूड. मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते हैं b0 से, और इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं e0 से. तो ये है आपके पास सिंगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. जब तुम पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट का बात करते हो ना, तो उस केस में हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स इमेजिन करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स वहाँ पे जैसे थे वैसे ही है. फिर हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस की बात क्यों करते हैं? बिकॉज टू इमेजिन और टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ पोलराइजेशन हमको हेल्प करता है टू कीप इट सिंपल. तो फॉरगेट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मैं वापस बता रहा हूँ, whenever you study the concept of polarization, to simplify the idea of polarization, what we do is we forget about magnetic field के vibration, oscillations of magnetic field. We just talk about vibrations of electric field. You can do the other way around also. You can basically ignore vibrations of electric field and consider only magnetic field. दोनों में से एक चीज करनी पड़ेगी. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन कंसिडर करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस को इग्नोर करते हैं. इग्नोर, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे वाइब्रेशन नहीं है, तो ये याद रखना. अब जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है ये एक सिंगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है. लेकिन जब आप सोर्स ऑफ लाइट की बात करते हो तो एनी सोर्स ऑफ लाइट, इट डज नॉट इमिट अ सिंगल वेव, इट इमिट बिलियंस ऑफ वेव्स पर सेकेंड. एक सेकेंड में बिलियंस ऑफ वेव्स निकल रहे हैं. तो कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन ऐसे होंगे, मतलब इस पर्टिकुलर प्लेन में होंगे. गुड. कोई और वेव होगा जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस किसी और पर्टिकुलर प्लेन में है. रिमेंबर, आई एम ओनली शोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस, क्योंकि मैंने अभी बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस को हम लोग कंसिडर करने ही नहीं वाले. तो एक सोर्स ऑफ लाइट है जो लाइट इमिट कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है मतलब बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर बीइंग इमिटेड एट द सेम टाइम.
इन दैट केस कोई एक वेव होगा जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर प्लेन में है, कोई और वेव होगा जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन किसी और पर्टिकुलर प्लेन में है, कोई और होगा जिसका किसी और पर्टिकुलर प्लेन में है। तो व्हाट यू विल सी इज समथिंग लाइक दिस। तो आपको बेसिकली वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएंगे हर एक डायरेक्शन में। तो यू विल फाइंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस आर देयर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, मतलब ऑल पॉसिबल प्लेन्स। इसको हम लोग बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसको? अनपोलराइज्ड लाइट। इन शॉर्ट इट इज डिनोटेड बाय यूपीएल, unpolarized light. So if I ask you to define what is unpolarized light, the light in which the vibrations of electric fields are in all possible directions is called as unpolarized light, UPL. ऐसा लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस मतलब ऑसिलेशंस हर पॉसिबल डायरेक्शन में, मतलब हर पॉसिबल प्लेन में, उसको हम लोग बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। तो जो सोर्सेज हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे ट्यूबलाइट हो गया, जैसे सनलाइट हो गया, राइट, ऑल दिस सोर्सेज इमिट अनपोलराइज्ड लाइट। इसका मतलब जो भी लाइट वो इमिट कर रहे हैं उसमें वाइब्रेशन हर पॉसिबल प्लेन में है। नाउ बाय सम टेक्निक, अब वो टेक्निक क्या है वो सीखेंगे हम लोग, बट बाय सम टेक्निक इफ वी आर एबल टू ब्लॉक द वाइब्रेशंस ऑफ ऑल द प्लेन्स, मतलब सारे डायरेक्शंस के वाइब्रेशंस को हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशंस को हम अलाउ कर रहे हैं। तो वी आर अलाउइंग वाइब्रेशन ऑफ ओनली वन पर्टिकुलर प्लेन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन के वाइब्रेशंस को पास होने दिया, अलाउ किया, बाकी सबको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ऐसे लाइट को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। बराबर? गुड, क्लियर यहाँ तक? पक्का? So a light in which the vibrations of oscillating electric field are only in one particular plane, उसको आप बोलते हो plane polarized light, in short PPL। क्या तो क्लियर? गुड। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए ना ये आपको सब पता होना चाहिए। इट इज वेरी एसेंशियल दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट। तो अनपोलराइज्ड लाइट मतलब जब वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक डायरेक्शन में हो, मतलब वाइब्रेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी हर एक डायरेक्शन में है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड भी लेता हूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन दोनों दिखाने पड़ेंगे, तो थोड़ा डायग्राम कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो अगर मैं साथ में मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन दिखाता हूँ तो मुझे ना क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन भी दिखाने पड़ेंगे। दैट विल मेक इट मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। इसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन की बात ही नहीं करते। तो अनपोलराइज लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हर पॉसिबल डायरेक्शन में है, इसको बोलते हैं यूपीएल, अनपोलराइज लाइट। और नोटेशन होता है इसका ऐसा, स्टार। So when you draw a star, मतलब you're talking about unpolarized light. When you just draw a single line या फिर a single dot, it means that it is plain polarized light. अभी याद रखना, correct? So the process of converting unpolarized light to plain polarized light is called as polarization. या फिर the process of restricting the vibrations of electric field to a particular plane is called as polarization. So what is polarization of light? The process of restricting the vibrations of electric field into a single plane is called as polarization of light. यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है वी कैन अचीव वाया डिफरेंट मेथड्स। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें से दो मेथड तुम 12th में सीखोगे और बाकी बचे मेथड इफ यू डू इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन कन्वर्ट अ अनपोलराइज्ड लाइट टू अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग ब्रूस्टर्स लॉ बोलते हैं। दूसरा होता है बाय अब्जॉर्प्शन, और बाय एब्जॉर्प्शन का एप्लीकेशन है मालूज लॉ, लॉ ऑफ मालूज। तो आपको ये दो लॉ सिलेबस में है, ब्रूस्टर्स लॉ एंड लॉ ऑफ मालूज। ब्रूस्टर्स लॉ में हम लोग अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। बताऊंगा कैसे एग्जैक्टली, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। और लॉ ऑफ मालूज में हम लोग करते हैं बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। फिर बाकी टेक्निक भी है बाय डबल रिफ्रैक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट विल गो फॉर हायर लेवल फिजिक्स, मतलब फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग। So let us first focus on what is Brewster's law. Very simple concept.
ब्रूस्टर्स लॉ इज एक्सट्रीमली सिंपल। अब ये ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है वो देख लेते हैं। वेल बाय द वे, एज यू कैन सी ऑफ कोर्स, अगर लाइट अनपोलराइज्ड है तो इंटेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा वेव्स है उसमें। और अगर लाइट प्लेन पोलराइज्ड है तो इंटेंसिटी कम है, क्योंकि उसमें कम वेव्स है इन शॉर्ट। तो जब आप गॉगल्स पहनते हो, सन ग्लासेस, नॉट टू लुक गुड बट टू लिमिट द लाइट कमिंग फ्रॉम सन, वो मटेरियल एग्जैक्टली यही काम करता है, इट कन्वर्ट्स यूपीएल टू पीपीएल। इसलिए उस मटेरियल को पोलराइजर भी बोलते हैं। करेक्ट। हाउ डज दैट वर्क वी विल सी इन अ व्हाइल। अब पहले देख लेते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। एंड बाय द वे, ब्रूस्टर्स लॉ मतलब पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ब्रूस्टर्स लॉ मतलब पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल टॉपिक है ये। तो व्हाट वी डू इन दिस केस इज, हम लोग एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब लेते हैं। ट्रांसपेरेंट, रिमेंबर, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब में इसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होगा तो दो चीजें होगी, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। मैंने इसलिए बोला ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं बोला, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस में सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, इस पे हम लोग एक अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट करने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट। अब जैसे तुमको पता है कि अनपोलराइज्ड लाइट में वाइब्रेशंस आर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। अब फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ दो ही डायरेक्शंस के वाइब्रेशन ड्रॉ करने वाला हूँ। आई विल ड्रॉ ओनली टू कंपोनेंट्स। एक है क्या ऐसा, विच इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, जिस बोर्ड पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको पैरेलल। और एक आ जाएगा लेटस से डॉट। डॉट का मतलब क्या होता है, द वाइब्रेशंस आर इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू द बोर्ड ऑन विच आई एम राइटिंग। और जो लाइंस है, लाइंस का मतलब क्या होता है, वाइब्रेशंस आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ उसको पैरेलल। और डॉट्स का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये जो लाइट था जिसको तुम अनपोलराइज लाइट बोल रहे हो, एज यू कैन सी, तो अनपोलराइज बोलने के पीछे रीजन क्या था, यहाँ पे वाइब्रेशंस है in more than one direction. So when you have vibrations of electric field in more than one direction, that light is called as unpolarized light. अब होता ऐसा है कि अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट करवाऊँ, पर्टिकुलर एंगल ग्लास स्लैब के लिए, ट्रांसपेरेंट स्लैब के लिए, ये एंगल की एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिसको मैं थीटा भी बोलता हूँ, थीटा बी या फिर थीटा पी। थीटा बी इज ब्रूस्टर्स एंगल या थीटा पी इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन, बोथ आर सेम। तो याद रखना, अगर अनपोलराइज्ड लाइट इस ट्रांसपेरेंट स्लैब पे अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट हो, पर्टिकुलर मतलब वो उसकी वैल्यू फिक्स वैल्यू है जो ग्लास के लिए 57.5 डिग्री आती है, ओके, ओनली इन दैट केस, बाकी किसी भी एंगल पे नहीं, सिर्फ उस पर्टिकुलर एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी प्लेन पोलराइज्ड, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी प्लेन पोलराइज्ड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी, मतलब हो क्या रहा है, हो ऐसा रहा है कि रिफ्लेक्टेड लाइट में सिर्फ एक ही पर्टिकुलर प्लेन के वाइब्रेशंस गए, तो बाकी कहाँ गए, रिफ्रैक्टेड। बाकी कहाँ गए, रिफ्रैक्टेड। बाकी कहाँ गए, रिफ्रैक्टेड। तो फिर हमने इसको पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन क्यों बोला, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन क्यों नहीं बोला फिर, क्योंकि रिफ्रैक्टेड जो लाइट है वो पार्शियली पोलराइज होता है। मतलब क्या, देखो फॉर एग्जाम्पल इमेजिन, ये जो अनपोलराइज लाइट था इसमें दो कंपोनेंट थे, एक थे जो लाइन से डिनोट किए है पैरेलल वाले, एक थे डॉट वाले। डॉट मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। इमेजिन ये दोनों 100 है, तो डॉट कंपोनेंट्स आर 100 एंड पैरेलल कंपोनेंट्स आर आल्सो 100। अगर मैं इस अनपोलराइज लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट करवा दूं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ब्रिस्टल एंगल या फिर हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ पोलराइजेशन, तो उस केस में होता क्या है, उस केस में ये होता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड, इट इज प्लेन पोलराइज्ड। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट में सिर्फ एक ही डायरेक्शंस के वाइब्रेशंस है। फॉर एग्जांपल ओरिजिनली कितने थे, 100 थे। तो मान लो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें पैरेलल वाले कंपोनेंट्स 80 चले गए, कितने चले गए, 80।
बराबर, बचे हुए कहाँ गएंगे, रिफ्रैक्टेड। तो जो बचे हुए 20 कंपोनेंट्स थे ना, वो यहाँ चले गए, और डॉट वाले सारे ही कंपोनेंट कहाँ पे है, रिफ्रैक्टेड में। तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो पार्शियली पोलराइज्ड है, क्या बोलते हैं इसको, पार्शियली पोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड। बराबर। या तो कोई वहां बात कर रहा है, या तो फिर मुझे मेरे कान चेक करवाने पड़ेंगे, क्योंकि इससे आवाज आ रहा है मेरे को। आई थिंक द फॉर्मर केस इज ट्रू। तो कोई तो बातें कर रहा है, और वो बातें की आवाज जैसे मधुमक्खी जैसा आवाज करते हैं, तो वो बंद कर दो। हम्म तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल टॉपिक है, मिस हो जाएगा आपका। तो क्या रहा है, इंसिडेंट लाइट है अनपोलराइज्ड, रिफ्लेक्टेड लाइट है कंप्लीटली पोलराइज्ड, मतलब प्लेन पोलराइज्ड। तो हमने अनपोलराइज्ड लाइट में दो कंपोनेंट्स लिए थे। अगर इस लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट करवा दिया, तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि ये पैरेलल वाले और परपेंडिकुलर वाले, मतलब लाइन एंड डॉट वाले कंपोनेंट्स 100 है। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइन कंपोनेंट्स थे 80 वहां चले गए, तो बची 20 यहाँ आएंगे। और डॉट वाले कंपोनेंट्स तो पूरे ही रिफ्रैक्शन में आएंगे। तो रिफ्रैक्टेड जो रे है वो क्या है, पार्शियली पोलराइज्ड। और रिफ्लेक्टेड क्या है, तो ये जब होता है तो एक कंडीशन और सेटिस्फाई होती है कि जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज है, दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। और ये जो एंगल है ना, ये एंगल, इसको मैं बोलूंगा थीटा आर, वेयर थीटा आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर। और आपको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इफ द रिफ्लेक्शन इज इन द सेम मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा भी आएगा। ये तो बहुत बेसिक चीज है। अगर रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में हुआ, लाइट एयर से आया एयर में गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। नाउ इफ यू लुक एट द डायग्राम, you will find that theta b plus 90 plus theta r equal to 180। मतलब you will find that theta b plus theta r equal to 90, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको। लेट अस से जो ये पहला मीडियम था, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है, वैसे म्यू1 लिखता हूं मैं, लेकिन नोट्स में n1 है तो n1, और ये n2 है। करेक्ट। नाउ इफ आई अप्लाई स्नेल्स लॉ हियर, n1 sin theta b equal to into sin theta r. But what is theta r? 90 minus theta b. So n1 sin theta b equal to into sin 90 minus theta b. तो आ गया n1 sin theta b equal to n2 cos theta b. So what is n2 by n1? tan theta b। करेक्ट। तो यहां से आपको मिल जाएगा एंगल ऑफ पोलराइजेशन या फिर ब्रूस्टर्स एंगल। तो थीटा बी विल बी tan इनवर्स ऑफ n2 बाय n1। तो यहां से आपको मिल गया एंगल ऑफ पोलराइजेशन या फिर ब्रूस्टर्स एंगल, tan इनवर्स ऑफ n2 बाय n1। सिंपल। तो एक्सट्रीमली सिंपल कॉन्सेप्ट, इट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड बीम है पोलराइज्ड, रिफ्रैक्टेड बीम है पार्शियली पोलराइज्ड, और जो इंसिडेंट लाइट था वो था अनपोलराइज्ड। तो incident light which was unpolarized gets converted to plane polarized after reflection only at a particular angle of incidence, which is called as Brewster's angle, or it is called as angle of polarization. For glass it turns out to be 57.5। अभी ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं ऊपर का मीडियम एयर ले लेता हूँ तो n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू 1.5 है, तो tan इनवर्स ऑफ 1.5 है 57.5 के आसपास आता है इसके लिए। आता क्लियर, क्लियर क्लियर। तो बहुत सिंपल टॉपिक था, तो इसको सिंपल ही रखो, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। इसके बाद है लॉ ऑफ मालूस, और वो भी बहुत सिंपल है, सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा उसको कंफ्यूज करके दिया था, तो उसको सिंपल कर दिया हमने, लॉ ऑफ मालूस। अब लॉ ऑफ मालूस का स्टेटमेंट देने से पहले यू शुड अंडरस्टैंड, जैसे यहाँ पे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन है, वैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। Polarization by selective absorption. What is selective absorption? For example, मैं एक मटेरियल लेता हूँ, सम काइंड ऑफ मटेरियल, चलो ड्रॉ ही कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्लेन पोलराइज लाइट था,
तो सॉरी, अनपोलराइज्ड लाइट था, नॉट प्लेन पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड। तो हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ये है यूपीएल। अगर मैं इस अनपोलराइज्ड लाइट को कुछ स्पेशल टाइप के क्रिस्टल से पास करता हूँ, स्पेशल टाइप के मटेरियल से पास करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल उसमें से एक एग्जाम्पल तो आपका हो जाता है, इफ यू नो क्वार्ट्ज क्रिस्टल, सुना है क्या? तो इफ आई अलाउ unpolarized light to pass through some kind of special crystals, जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो होता है ऐसा है कि जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, इसमें दो टाइप के एक्सिस होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक एक्सिस, एक होता है मैग्नेटिक एक्सिस। इलेक्ट्रिक एक्सिस इज दैट एक्सिस विच अलाउज electric field vibrations to pass through, and magnetic axis is that axis which allows magnetic vibrations to pass through। मैंने ये टॉपिक स्टार्ट करते टाइम ही बोल दिया कि हम लोग मैग्नेटिक वाइब्रेशंस की बात करेंगे क्या, नहीं, तो हमारा फोकस किस पे है? हाँ, तो एक काम करेंगे अब, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक एक्सिस है। तो जब लाइट इस मटेरियल से पास होगा, तो जो वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिक एक्सिस को पैरेलल है वही पास होंगे, बाकी सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। वाइब्रेशंस विच आर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक एक्सिस will pass through and others will be absorbed, hence we say that in this case the polarization is by selective absorption। ऐसा एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल है और दूसरा टर्मलाइन क्रिस्टल है। गुड, देन इफ यू डू इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आप एक्सपेरिमेंट करोगे, है पूरा सेटअप आपको लगता है वहां पे। तो ये था पीपीएल यूपीएल, वेरी गुड, जाग रहे हो, थैंक यू। तो ये है यूपीएल और ये है पीपीएल। तो यूपीएल को पीपीएल में जिसने कन्वर्ट किया उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजर। क्या बोलते हैं उसको? पोलराइजर, क्योंकि इसने लाइट को पोलराइज किया। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, एंड दैट इज, आई मीन, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये जो क्रिस्टल है इसको मैं किसी भी ओरिएंटेशन में रख दूं, मान लो इसको मैंने ऐसे घुमा के रख दिया, राइट, उस केस में भी एक वाइब्रेशन तो पास हो ही जाएगा, क्योंकि ये यूपीएल था, इसमें सारे वाइब्रेशन थे। इसको मैं किसी भी एंगल पे रखता हूं ना, तो कम से कम एक वाइब्रेशन क्या होगा? पास होगा। तो कम से कम एक वाइब्रेशन क्या होगा? पास होगा, है ना? तो प्रॉब्लम ये आ जाता है कि समझेगा कैसे क्या कि यूपीएल का कन्वर्जन पीपीएल में हुआ, कैसे समझेगा? मैं अगर यहाँ पे एक लक्स मीटर लगाता हूँ, जिनको पता नहीं लक्स मीटर क्या होता है, लक्स मीटर, ये लक्स साबुन नहीं होता है, लक्स मीटर होता है विच मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसको लक्स मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक्स मीटर। अगर मैं यहाँ पे एक लक्स मीटर लगाता हूँ और मैं इस पोलराइजर को घुमा रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इंटेंसिटी में चेंज होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी भी ओरिएंटेशन के लिए कम से कम एक वाइब्रेशन पास हो रहा था। यहाँ तक क्लियर? तो हमको समझा कैसे कि सच में ये यूपीएल का कन्वर्जन पीपीएल में हुआ कि नहीं। तो यूपीएल का कन्वर्जन पीपीएल में हुआ कि नहीं, ये समझने के लिए हम लोग ऐसा ही और एक क्रिस्टल लगा देते हैं। वो एनालिसिस करता है किसका? प्लेन पोलराइज्ड लाइट का। इसको बोलते हैं एनालाइजर। क्या बोलते हैं उसको? हाँ। तो एनालाइजर और पोलराइजर दोनों सेम चीज है, सिर्फ हमने दो अलग अलग लगा दिए। पहले ने कन्वर्ट किया यूपीएल को पीपीएल में, इसलिए उसको बोलते हैं पोलराइजर। दूसरे ने हमको कंफर्म करके बताया कि सच में यूपीएल का कन्वर्जन पीपीएल में हुआ, तो उसको बोल दिया एनालाइजर। अब कैसे बताया? तो देखो ऐसा है, जब तक एनालाइजर और पोलराइजर के एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है, क्या है? पैरेलल है। यूपीएल पोलराइजर से पास हुआ था, बाकी वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब हो गए, एक पास हुआ। और जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट यहाँ से पास होगा, और अगर एनालाइजर और पोलराइजर का एंगल 0 है, क्योंकि एक्सिस क्या है? पैरेलल, तो ये भी पास होगा। पास होगा, यस। तो लक्स मीटर में कुछ इंटेंसिटी मिलेगा। अब अगर मैं एनालाइजर को रोटेट करने लगा, करेक्ट, तो आई हैव स्टार्टेड रोटेटिंग एनालाइजर। तो व्हाट हैपेंस नाउ इज व्हेन यू रोटेट एनालाइजर, तो क्या होता है? यू सी एंगल ऑफ, मतलब एक्सिस ऑफ एनालाइजर में
और एक्सिस ऑफ पोलराइजर में एक एंगल बन गया थीटा। तो जैसे जैसे तुम एनालाइजर को रोटेट कर रहे हो वैसे वैसे इंटेंसिटी चेंज, करेक्ट, गुड। तो जब दोनों में एंगल 0 था, मैक्सिमम इंटेंसिटी था, फिर 90 हुआ, 0 हो गया, 0, मतलब 90 डिग्री पे एनालाइजर से लाइट पास ही नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि पोलराइजर का एक्सिस मैंने पहले ही बता दिया कि वही वाइब्रेशन पास होगा जो पोलराइजर एक्सिस को पैरेलल हो, बराबर, करेक्ट। तो पोलराइजर तो पास हो गया लेकिन एनालाइजर से पास ही नहीं हो पा रहा क्योंकि एनालाइजर का एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है, बराबर। इट इज वेरी सिंपल। ये छोटा सा दरवाजा है, मैं इसको पैरेलल जाऊंगा तो मैं जा पाऊंगा, मैं ऐसा सो के गया हॉरिजॉन्टल तो नहीं जा पाऊंगा। वही चीज है, सेम थिंग, करेक्ट, है ना। इसलिए बोला फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, सोचने का तरीका होता है, गुड, राइट। अब मेरा एक दोस्त था, वो बुक को ऐसा हर डायरेक्शन से पढ़ता था, फर्स्ट तो थिंक कर क्या रहा है, बाद में समझा कि वो क्या कर रहा था, वो समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर ऐसा गया, ऐसा मतलब परपेंडिकुलर गया तो नहीं जा पाएगा ना, गुड। आई लर्न दैट थिंग फ्रॉम हिम, गुड। चलो ठीक है, अभी आ जाते हैं हम असली लॉ ऑफ मालूस पे। तो लॉ ऑफ मालूस बेसिकली तुमको बताता है कि जो लाइट एमर्ज हुआ मतलब बाहर निकला, कहाँ से निकला, एनालाइजर से, उसका इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। मतलब बेसिकली तुम यहाँ पे जो इंटेंसिटी मेजर करने वाले लक्स मीटर से, इट इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर, या फिर इट इज द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एक्सिस ऑफ एनालाइजर। तो अगर आप मालूस लॉ का स्टेटमेंट देखोगे, इट स्टेट्स दैट it states that the intensity of light emerging from the analyzer, ये इंपॉर्टेंट है, और फ्रॉम द एनालाइजर भूलो मत, फ्रॉम द एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ angle between the of plane of polarizer या फिर axis of polarizer and the plane of मतलब द एक्सिस ऑफ एनालाइजर। तो प्लेन वर्ड लिख लो या एक्सिस लिख लो, एक ही बात है, इज द सेम थिंग। हाँ, ऑफ कोर्स स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल, किसमें, बिटवीन द प्लेन या फिर एक्सिस ऑफ, प्लेन या एक्सिस एक ही बात है, एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एक्सिस ऑफ एनालाइजर। तो emerging intensity is proportional to cos square theta, दिस इज लॉ ऑफ मालूस। लेकिन हमको लॉ ऑफ मालूस को प्रूव भी करना है, तो प्रूव करने के लिए एकदम सिंपल सा मैं मेथड बताता हूँ, वो मैंने आपको सिंप्लीफाइड नोट्स में दिया ही है। तो ऐसा है कि ये एक्सिस है पोलराइजर का और ये एक्सिस है एनालाइजर का। सो दिस इज एक्सिस या फिर प्लेन ऑफ पोलराइजर, and this is axis or plane of analyzer. क्लियर? अब जो डायग्राम आपको दिया है वो थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए तुम ध्यान दो अच्छे से यहाँ पे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन सा वाइब्रेशन पास हुआ था, जो पोलराइजर के प्लेन को पैरेलल था। वाइब्रेशन पास होना मतलब एम्पलीट्यूड पास होना, क्या पास होना, एम्पलीट्यूड। तो मान लेते हैं कि ये एम्पलीट्यूड ए नॉट पास हो गया, तो जो पास हुआ वेव उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए नॉट। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है, ए नॉट।
और इंटेंसिटी पता है क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो पोलराइजर से पास होने के बाद एम्पलीट्यूड कितना है, ए नॉट एम्पलीट्यूड, और इंटेंसिटी कितना है, ए नॉट स्क्वायर, आई नॉट मतलब, बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, बराबर। तो आई नॉट ये इंटेंसिटी कहाँ पे है, बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। वेरी गुड, गुड। अब एक काम करेंगे, अभी जो ए नॉट था ना, ये ए नॉट है, ए नॉट, इस ए नॉट के दो कंपोनेंट कर लेंगे। और बाय द वे इफ यू रिमेंबर दिस इज थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक कर लेंगे कॉस कंपोनेंट और एक कर लेंगे साइन कंपोनेंट। ये हो गया आपका ए नॉट साइन थीटा और ये हो गया आपका ए नॉट कॉस थीटा। ए नॉट साइन थीटा हमारे किसी भी काम का नहीं है। अगर ये नहीं समझा तो सोचते रह जाओगे कि ये ए नॉट साइन थीटा गया कहाँ पे, वो पास ही नहीं होता एनालाइजर से, एनालाइजर उसको ब्लॉक कर देता है। तो पास किसको करता है, वेरी गुड। तो सिर्फ ए नॉट साइन थीटा दिखाया है समझाने के लिए कि तुमने एम्पलीट्यूड के दो कंपोनेंट कर दिए, ये समझाने के लिए, बराबर। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट, अच्छे से सुन लेना, व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर, ए नॉट। तो मैं काम करता हूँ ना, इसको ए आर बोल देता हूँ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, राइट, वहां नहीं बोला, यहाँ बोल रहा हूँ। तो व्हाट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी, प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना। तो व्हाट इज इंटेंसिटी, व्हाट इज ए आर, ए नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है 1, इस केस में 1। तो ये आ जाएगा आपका आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया लॉ ऑफ मॉडुलस प्रूफ, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई नॉट इज ए नॉट स्क्वायर, वो तो मैंने पहले लिख दिया था यहाँ पे, राइट, करेक्ट, क्लियर। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था, मैं कॉन्सेप्ट वापस बता देता हूँ। तो हमने क्या किया, हमने एक यूपीएल लिया, यूपीएल के आगे एक क्रिस्टल रख दिया, फिर थोड़े डिस्टेंस के बाद वापस एक क्रिस्टल रख दिया। ये जो क्रिस्टल है ये लाइट को पोलराइज करते हैं, मतलब ये यूपीएल को पीपीएल में कन्वर्ट करते हैं बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ वही वाइब्रेशन पास होंगे जो प्लेन ऑफ पोलराइजर को या फिर एक्सिस ऑफ पोलराइजर को पैरेलल हो, बाकी सारे ब्लॉक होते हैं। हम ब्लॉक बोलने के लिए बोलते हैं एब्जॉर्ब हो गए, इसलिए इसको वर्ड है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो पोलराइजर से पास होने के बाद एक वाइब्रेशन पास हुआ, मतलब एक प्लेन का वाइब्रेशन पास हुआ, समझेगा कैसे। अगर मैं पोलराइजर को रोटेट करते रहा तो इंटेंसिटी यहाँ तो चेंज होने नहीं वाला है, क्योंकि कम से कम एक वाइब्रेशन हमेशा पास होगा। हमने क्या किया, और एक सेम टाइप का क्रिस्टल रख दिया, उसको बोल दिया एनालाइजर। जब मैं एनालाइजर को रोटेट करता हूँ तो एक्सिस ऑफ पोलराइजर और एक्सिस ऑफ एनालाइजर में एंगल बनता है, तो उसकी वजह से एम्पलीट्यूड विच कैन पास थ्रू एनालाइजर बिकम्स लेस एंड लेस एंड लेस एंड 90 डिग्री पे हो गया 0, बराबर, करेक्ट। तो इंटेंसिटी 0 हो गया, तो इंटेंसिटी कम होता गया, 90 डिग्री पे 0 हो गया, 90 से 180 पे बढ़ेगा हुआ, 180 पे मैक्सिमम होगा, फिर 270 पे 0 हो जाएगा। दिस इज हाउ यू डू एनालिसिस, इसलिए इसको बोलते हैं एनालाइजर। इसका पूरा ग्राफ आपको इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में प्लॉट करना पड़ेगा इसके आगे, है ना। टू बी कंटिन्यूड, गुड, इट्स लाइक अ सीरीज, टू बी कंटिन्यूड एट द लास्ट एपिसोड, है ना, लास्ट एपिसोड, सीजन का लास्ट एपिसोड। अगले सीजन में बोलते हैं ना, रिकैप करा देना, रिकैप अब तक की कहानी, तो ठीक है, वो तुम तब देख लेना। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो लॉ ऑफ मॉडल्स हमको क्या बताता है कि जो एनालाइजर से लाइट आने वाला है एमर्ज होके, उसका जो इंटेंसिटी है वो कॉस स्क्वायर थीटा है। और ये थीटा क्या है, इट इज एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड द प्लेन ऑफ एनालाइजर। हमने वो प्रूव भी कर दिया। हमने कैसे प्रूव किया, हमने बोला कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसको प्लेन ऑफ पोलराइजर बोलता हूँ, और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसको प्लेन ऑफ एनालाइजर बोलता हूँ, तो प्लेन ऑफ पोलराइजर को पैरेलल एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि कम से कम एक वाइब्रेशन तो पास हुआ ही था, उसको बोल दिया ए नॉट। मतलब पोलराइजर से पास होने के बाद इंटेंसिटी है आई नॉट विच इज ए नॉट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, पक्का।
अब हमने ये ए नॉट के दो कंपोनेंट कर दिए, एक कंपोनेंट हमने फाइंड किया पैरेलल टू प्लेन ऑफ एनालाइजर और दूसरा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एनालाइजर। मैं तो अभी तुमको बताया कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट पास होते ही नहीं है, तो ए नॉट साइन थीटा कहाँ गया, पास नहीं हुआ, एब्जॉर्ब हो गया। पास कौन हुआ, ए नॉट कॉस थीटा, राइट। तो एनालाइजर के बाद जो लाइट आएगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए नॉट कॉस थीटा, बट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लो, हेंस प्रूव्ड, डन। तो इतना ही है लॉ ऑफ मालूस, बराबर, गुड। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ इंटरफेरेंस। लेट अस बिगिन विथ नेक्स्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड द सोल ऑफ दिस चैप्टर, सोल, आत्मा। तो इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है वो है इंटरफेरेंस। क्या है वो, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस समझने से पहले तुमको पता होना चाहिए व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, गुड। थोड़ा सा ये टॉपिक को पढ़ाने का मेरा तरीका अलग है, तो ध्यान देना, अच्छे से और इजीली समझेगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर आई स्टार्ट विथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वेव। डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम। हमने ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इस चैप्टर में देखा था। वेव मतलब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर एक वाटर का सरफेस है, उस पर एक स्टोन छोड़ देते हैं तो रिपल बनते हैं, वो डिस्टर्बेंस होते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब ट्रांसवर्स डिस्टर्बेंस, राइट। जैसे एक रस्सी बांध दी मैंने दीवार पे और आई एम गिविंग इट अ जर्क अप एंड डाउन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। I am speaking, my throat is generating disturbance in the medium which is air, longitudinal vibrations. So wave in short is disturbance produced in a medium. यहाँ तक क्लियर, करेक्ट। और मैंने आपको बताया कि डिस्टर्बेंस दो टाइप के हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो जब हम लोग इंटरफेरेंस की बात करते हैं ना, इंटरफेरेंस ये कॉन्सेप्ट दोनों टाइप के वाइब्रेशंस के लिए एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल टू transverse vibrations as well as longitudinal vibrations. जैसे polarization is strictly applicable to transverse waves, वो longitudinal wave के लिए होता ही नहीं है polarization, लेकिन interference is applicable to both. अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या, सुपरपोजिशन मतलब सुपर इम्पोजिशन, सुपर इम्पोज, इम्पोज करना मतलब एक के ऊपर दूसरा डाल देना, ओवरलैप करना। मेरे पास एक ही मीडियम है, एक मीडियम में अगर एक वेव जाए, मैं एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट अस से कि ये एक रिजिड सपोर्ट था, ये वो मीडियम है, रस्सी है फॉर एग्जांपल। मैं अगर इसमें एक डिस्टरबेंस पास करता हूँ, एक डिस्टरबेंस, तो डिस्टरबेंस क्या करेगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना देगा, करेक्ट, ट्रांसवर्स वेव। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल पहले यहाँ था, एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो पहुंच गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, एम्पलीट्यूड पे। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो अभी भी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम पे है, कुछ पार्टिकल्स इन बिटवीन भी है। तो डिस्टरबेंस ये काम करता है, मतलब वेव बेसिकली मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करने का काम करता है। क्या करता है, डिस्प्लेस। तो व्हाट डज अ वेव डू, इट डिस्प्लेसेस पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट इज पासिंग। जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो वही हो रहा है। जो एयर के मॉलिक्यूल्स है, because the vibration that is generated by the throat, they are getting disturbed, मतलब they are getting displaced, right? Good. एक वेव है तो एक ही बार, मतलब एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा हर एक पार्टिकल का। अब इमेजिन कि सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली एक ही मीडियम में दो वेव आ गए, राइट। तो क्या होगा, पहले वेव ने अपना काम कर दिया, पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, दूसरा वेव उस टाइम पे आया, दूसरा बोला नहीं मेरे को भी करना है, तो मैं मेरा काम करूंगा तू कर मत कर, तो वो क्या करता है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट कर देता है। क्या करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट, करेक्ट। तो एक ही पार्टिकल का क्या हो गया, डबल, तीन होंगे तो तीन बार, राइट। तो व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इफ टू और मोर वेव्स,
if two or more waves traveling through same medium reach at a point of the medium simultaneously, then the resultant displacement at that point and at that instant of time is the vector sum. ये important है. Why vector sum? मैं आता हूँ उस पे. Is the vector sum of all the displacements, right? और vector sum क्यों? क्योंकि देखो ऐसा है ना, एक वेव पार्टिकल को ऊपर डिस्प्लेस कर रहा है, दूसरा भी ऊपर कर रहा है, तो एडिशन. एक ऊपर डिस्प्लेस कर रहा है, एक नीचे कर रहा है, तो सब्ट्रैक्शन. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं वेक्टर सम. ये नॉर्मल सम नहीं, राइट? दिस इज वेक्टर सम. और इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है ये, लिखना तो बहुत ही जोक है ये. तो पहले तुमको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताना चाहिए. तो यू शुड से इफ टू और मोर वेव्स. मैं देखो यहाँ पे लिखते हो टू और मोर बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा पूरा थ्योरी सिर्फ दो वेव के लिए. तो व्हाइल डिराइविंग इक्वेशंस we will take into consideration only two waves. When two or more waves या disturbances reach, traveling through the same medium, वो तो है ही ना, वो तो रहेगा ही. traveling through the same medium traveling through the same medium reaches a point of the medium simultaneously. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, साइमल्टेनियसली. क्यों ऐसा? क्योंकि एक वेव पहले आया, वो चला गया, मतलब पार्टिकल वापस से अपने अपने इक्विलिब्रियम पे आ गए, फिर दूसरा वेव आया, उसका मतलब नहीं बनता है, एक साथ आने चाहिए. तो रीचेस अ पॉइंट ऑफ द मीडियम साइमल्टेनियसली, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट at any point and at any instant, and at that instant बोल देता हूं मैं, at that instant is the vector sum of all the displacements. मतलब बेसिकली ऐसा है कि जो वेव्स है वो एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं. दे आर प्रोड्यूसिंग देयर इंडिविजुअल इफेक्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. क्लियर? अब हम लोग आ जाएंगे इंटरफेरेंस टॉपिक पे. अभी इंटरफेरेंस में ना हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं इंटरफेरेंस इन जनरल. इन जनरल मतलब फॉर एनी काइंड ऑफ वेव. इट कैन बी लॉन्गिट्यूडनल, इट कैन बी ट्रांसवर्स में इट कैन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विच इज नॉन मैकेनिकल वेव, इट कैन बी मैकेनिकल वेव. मैं वापस बता देता हूँ. जब हम लोग पहले लिखे ना इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस जब हम लोग बोल रहे हैं ना, पहले हम लोग बात करते हैं इन जनरल इंटरफेरेंस की. इन जनरल मतलब इंटरफेरेंस फॉर एनी वेव्स. एनी मतलब चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो या फिर ट्रांसवर्स हो. फिर अगर ट्रांसवर्स की बात कर रहे हो तो ट्रांसवर्स में दो वेव्स होते हैं. एक होता है मैकेनिकल विच रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स ट्रांसपोर्ट, फॉर इट्स ट्रांसफर ऑफ कोर्स. फॉर एग्जाम्पल दीवार पर एक रस्सी बांध दिया, रस्सी इज अ मीडियम. नाउ आई एम गिविंग डिस्टर्बेंस. तो इस केस में जो डिस्टर्बेंस है इट इज ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम विच इज स्ट्रिंग. दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इट इज ऑल्सो ट्रांसवर्स बट इट इज नॉन मैकेनिकल वेव बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. बराबर? करेक्ट. तो हम लोग पहले जब इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं वो हम लोग जनरल बात कर रहे हैं. इट इज इन जनरल. गुड. तो अभी होता क्या है इंटरफेरेंस में? सबसे पहले समझ लो, अगर मेरे पास सिंगल सोर्स ऑफ वेव है, मैं उसको भी सिंगल सोर्स ऑफ लाइट बोलूंगा, क्योंकि लाइट अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ तो ज्यादा आसानी से समझ में आता है. नाउ इफ आई हैव अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द सराउंडिंग मीडियम इज यूनिफॉर्म. मतलब क्या? मतलब उस लाइट के सोर्स के सराउंडिंग में हर जगह पे एनर्जी सेम अमाउंट में प्रेजेंट है. तो इफ वी हैव अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, मैं साइमल्टेनियसली ड्रॉ भी करने वाला हूँ. तो इफ वी हैव a single source of light, the distribution of energy, I would say intensity also, you can say the intensity is uniform, ऐसा बोल सकते हो, right? Distribution of energy मतलब intensity. So the distribution of energy in the surrounding medium is uniform.
विद द एग्जांपल आई जस्ट शो दिस। तो फॉर एग्जांपल लेट अस से मेरे पास एक स्क्रीन था, ये स्क्रीन है, मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है विच इज सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। तो ये जो सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है, इसका जो लाइट है जब स्क्रीन पे आएगा तो इंटेंसिटी मतलब एनर्जी हर जगह पे सेम होगा, तो देयर विल बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो यू विल सी दैट एवरी पॉइंट ऑफ द स्क्रीन इज इक्वली ब्राइट, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा सोर्सेस है विच आर नियर टू ईच अदर, so if we have two or more sources placed close to each other, then the intensity of light in the surrounding medium is non-uniform. So if we have two or more, actually लेकिन मैं two लिखता हूँ, two sources of light close to each other, ये important है, close to each other मतलब दोनों sources एक दूसरे के पास में होने चाहिए, close to each other, then the distribution becomes non-uniform. So distribution of energy becomes non-uniform. अब ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कहीं पे ज्यादा एनर्जी है, कहीं पे कम है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कहीं पे एनर्जी है और कहीं पे बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट? तो वर्ड्स को अच्छे से सुनो, until you hear these words carefully you will not able to understand anything। और जानबूझ के मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट बोलने लगूंगा बिकॉज क्योंकि आप लोग गड़बड़ करने लग जाते हो विच आई डोंट लाइक। थोड़ा सा फास्ट, तो जो 1.5x पे देखते हो वो नॉर्मल स्पीड पे देख लेना। गुड, ये सब जोक्स तुमको जगाने के लिए। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब होता क्या है, अब इमेजिन ये जो वेव्स है ना, लाइट मतलब वेव, वेव ट्रांसवर्स वेव, वेव में होता है क्रेस्ट एंड ट्रफ। द हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रेस्ट और द लोएस्ट इज ट्रफ। तो अगर एक गिवन पॉइंट पे, अभी दो सोर्सेस है, भूलना मत, दो सोर्सेस है, दोनों आसपास में है। अगर एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे पहले वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का क्रेस्ट एक साथ आ गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी। सो इफ the crest of one wave overlaps with crest of another wave, at that point the energy is maximum, right? Correct? Now if the crest of one wave and the trough of another wave reaches at a point simultaneously overlap, then the energy at that point is minimum। जीरो नहीं, जीरो कब होगा? जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो। मैंने कहाँ बोला कि दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है? बोला मैंने, तो आगे बोलूंगा ना, अभी नहीं। है तो क्लियर? तो हो क्या रहा है, अगर दो वेव्स का क्रेस्ट क्रेस्ट ओवरलैप हो गए, मैं अभी शॉर्टकट में लिख देता हूँ इसको यहाँ पे। इफ crest of both the waves overlap, then the energy मतलब intensity, then the intensity at that point is maximum। इसको हम लोग बाद में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलने वाले हैं, बाद में। अभी फिलहाल हमने इंटरफेरेंस क्या है वो समझ रहे हैं। इफ crest of one wave overlaps with trough of another, तो क्या होगा? then the intensity is minimum, then the intensity at that point is minimum, ठीक है? मतलब जहां पे पहले जब सिंगल सोर्स था तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? यूनिफॉर्म। अभी दो सोर्सेस होने की वजह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो गया, राइट? इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। द मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। तो डिफाइन कर दिया तुमने इंटरफेरेंस। तो मॉडिफिकेशन
अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा है यहाँ पे। हैंस क्या हो गया यहाँ पे, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया एनर्जी का, तो वो तुमको समझना है। द मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी, इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर ऑफ वेव्स ड्यू टू, ड्यू टू विच प्रिंसिपल, ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, इज नोन एज इंटरफेरेंस, इज नोन एज इंटरफेरेंस। तो ये हो गया जनरल इंटरफेरेंस का थ्योरी, जनरल थ्योरी। यहाँ पे तुम वेव बोलो लाइट बोलो सब चलता है। अब इसके आगे हम लोग स्ट्रिक्टली बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। मतलब अभी इसके आगे मैं कोई और टाइप का वेव लेने ही नहीं वाला हूँ। मैं ना लॉन्गिट्यूडनल लूंगा, मैं ट्रांसवर्स लूंगा तो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लूंगा, मैं मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव की बात ही नहीं करूंगा। तो इसके आगे हम लोग स्ट्रिक्टली बात करने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। मुझे पता है मैंने थोड़ा सा पार्ट स्किप किया क्योंकि वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपके लिए इंटरफेरेंस समझने के लिए, तो वो तुम खुद पढ़ लोगे। वो दो वाटर वेव्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यू कैन अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ दैट सिंपल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इंटरफेरेंस मींस। तो ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बोला है कि हमारे पास एक वाटर का सरफेस था, हमने दो स्टोन साइड बाय साइड ड्रॉप कर दिए, जहाँ पे दो स्टोन गिरेंगे वहां से वेव स्टार्ट हो जाएंगे, तो दो सोर्स ऑफ लाइट हो गए, मतलब वेव्स हो गए। पानी में पत्थर गिरता है तो कैसा बनता है, रिपल, बराबर। तो मैंने दो स्टोन साइड बाय साइड ड्रॉप कर दिए, तो जहां वो स्टोन जाके पानी पे गिरा वो दो सोर्सेस ऑफ वाटर वेव्स बन गए, है ना। वाटर वेव्स मतलब रिपल होता है, रिपल मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऐसा होता है, मतलब क्रेस्ट होता है और ट्रफ होता है। तो क्रेस्ट और ट्रफ को मैंने डिनोट किया है, एक को किया है बोल्ड लाइन से, एक को किया डॉटेड लाइन से। जहां पे बोल्ड लाइन ओवरलैप हो रहा है मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट ओवरलैप हो रहा है, वहां पे होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी, दैट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। जहां पे बोल्ड लाइन और डॉटेड लाइन क्रेस्ट एंड ट्रफ ओवरलैप होगा वो होगा मिनिमम इंटेंसिटी। तो वो तुम एज अ रीडिंग असाइनमेंट कर लोगे, ऐसा मुझे लगता है, शायद सही लगता है। गुड। तो अभी ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हमारे पास दो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। तो वी हैव टू सोर्सेज ऑफ लाइट विच आर प्लेस्ड वेरी नियर टू ईच अदर। तो लेट अस से दिस इज वन सोर्स ऑफ लाइट, आई वुड से S1 या फिर AB, जो भी आपके नोट्स में होगा, आई डोंट रिमेंबर AB बोला है कि S1 S2 बोला है, व्हाटएवर इट इज। तो यू हैव टू सोर्सेज ऑफ लाइट। नाउ वी विल स्ट्रिक्टली टॉक अबाउट लाइट। तो हमारे पास दो सोर्सेज ऑफ लाइट है, रिमेंबर दिस, वी हैव टू सोर्सेज ऑफ लाइट, करेक्ट। और हम जब बोल रहे हैं ना ये दो सोर्सेज ऑफ लाइट है, दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस। इसके आगे दो सोर्सेज के डिस्टेंस को मैं हमेशा डिनोट करने वाला हूं स्मॉल डी से। स्क्रीन टू सोर्स डिस्टेंस ये हमेशा डिनोट होगा कैपिटल डी से, नोटेशन याद रख लो। वैसे नोटेशन में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताने वाला था, लेकिन अभी बता देता हूँ। इसके बाद है ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इटसेल्फ। यहाँ ध्यान दो। तो नाउ ऑनवर्ड्स व्हेन यू टॉक अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये कभी भी दो लाइट के सोर्सेज से आने वाले वेव में होता है, तो दो सोर्सेज ऑफ लाइट दिखाने पड़ेंगे और दो सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। नाउ ऑनवर्ड्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज ऑफ लाइट विल बी शोन बाय स्मॉल डी। अभी क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, लाइट मतलब तुम उसको देखोगे तो कहीं तो जाके पैटर्न बनेगा, वो स्क्रीन पे बनेगा। तो स्क्रीन से लेके सोर्स तक का जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिनोट करेंगे कैपिटल डी से। अब ऐसा है, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ स्क्रीन है, दिस इज सेंटर ऑफ स्क्रीन, इसको O बोल देता हूँ, O भी याद रखना है, सेंटर ऑफ स्क्रीन है O। व्हाट इज O? सेंटर ऑफ स्क्रीन। व्हाट इज O? सेंटर ऑफ स्क्रीन। जब हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात करते हैं ना, उसमें कुछ अजम्पशंस लेते हैं हम लोग। नंबर वन, बोथ द सोर्सेज ऑफ लाइट emit द सेम वेवलेंथ, मतलब दे आर मोनोक्रोमेटिक, राइट। तो दोनों से जो लाइट आ रहा है वो है सेम वेवलेंथ का, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी का, और सेम फ्रीक्वेंसी मतलब सेम टाइम पीरियड। और जब लाइट इमिट हुआ था दोनों सोर्सेज में से, जब इमिट हुआ था तब तब दोनों में फेज डिफरेंस जीरो था। क्या था?
हाँ, लेकिन कब? जब लाइट इमिट हुआ था, याद रखना। तो these two sources A and B of light are monochromatic, which means they emit same wavelength, they have same frequency and have same phase. जब emit हुआ था तब की बात है, राइट, इनिशियल। अब मतलब क्या? मतलब ये कि जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ए में से क्रेस्ट इमिट हुआ है, उस टाइम पे बी में से भी क्रेस्ट इमिट हुआ है, राइट। अगर ए में से एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ट्रफ इमिट हुआ है, तो दूसरे में से उसी टाइम पे ट्रफ इमिट हुआ है, इसको बोलते हो दोनों का फेस सेम होना। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है, इसके लिए पहले से ही मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स को। एक्चुअली जब तुम बोलते हो इंटरफेरेंस, उसमें स्क्रीन पे कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होगा, उसको बोलोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर ब्राइट बैंड्स। और जहाँ पे लाइट नहीं या फिर कम होगा, उसको बोलोगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डार्क बैंड्स। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो उसका कंडीशन होता है कि दो वेव से फेज डिफरेंस इतना होना चाहिए, और डिस्ट्रक्टिव जब होता है तो बोलते हैं फेज डिफरेंस उतना होना चाहिए, फेज का डिफरेंस होना चाहिए। और मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ? सेम फेज है। मैंने इसलिए बोला जब इमिट हुए तब सेम फेज है, मतलब दोनों वेव से, दोनों सोर्सेस से एक साथ क्रेस्ट निकला, एक साथ ट्रफ निकला। ऐसा नहीं होगा कि पहले ने क्रेस्ट इमिट किया, दूसरे ने ट्रफ इमिट किया। चलो ऐसा हो भी गया अगर, तो ये कंडीशन हमेशा सेम रहेगी। जब जब पहले में से क्रेस्ट आएगा, दूसरे में से ट्रफ आएगा, एंड वाइस वर्सा। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी पहले ने क्रेस्ट इमिट किया और दूसरे ने ट्रफ इमिट किया, बाद में पहले ने क्रेस्ट इमिट किया और दूसरा क्रेस्ट इमिट कर रहा है। तो अगर फेज डिफरेंस है तो सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या तो होना ही नहीं चाहिए। दैट इज द आइडिया, बराबर। कब? एट द टाइम ऑफ इमिशन। इमिशन स्क्रीन पे नहीं, स्क्रीन पे तो बाद में आएगा ना, यहाँ से इमिट पहले होगा, बाद में स्क्रीन पे जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब अब जब तुम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात करते हो, तो यहाँ जैसे बताया, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी या द मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। लाइट के केस में इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे बनता है और दिखता कैसे है? इट लुक्स समथिंग लाइक यू हैव अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स। तो सेंटर पे हमेशा बनता है ब्राइट बैंड। क्या बनता है? ब्राइट बैंड। उसके दोनों साइड पे होता है डार्क बैंड, फिर होता है ब्राइट बैंड, फिर होता है डार्क बैंड। तो in case of interference of light, the pattern so obtained is alternate bright, dark, bright, dark, bright, dark bands, with the center always being bright. अब ऐसा क्यों, वो समझने में थोड़ा टाइम रुक जाओ। है तो क्लियर? अब क्वेश्चन ये है, व्हेन यू से डार्क, मतलब वहां पे लाइट नहीं है, बराबर, लेकिन सोर्सेस में तो लाइट निकला था, वहां तक तो पहुंचा नहीं, तो कहाँ गया? The light which disappears from the position of dark band appears at position of bright band. तो जो डार्क बैंड पे लाइट पहुंचना चाहिए था वो पहुंचा ही नहीं, कहाँ पहुंचा फिर? ब्राइट बैंड पे। यहाँ तक क्लियर है? अब सेंटर ऑफ द स्क्रीन जो होता है ना, सेंटर ऑफ द स्क्रीन वो हमेशा ब्राइट होता है। अब सेंटर ऑफ द स्क्रीन हमेशा ब्राइट क्यों होता है? क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कुछ कंडीशंस हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट बैंड बनना, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम होना, मतलब एनर्जी मैक्सिमम होना। यहाँ तक क्लियर? तो ये जो मैंने पैटर्न ड्रॉ किया था, अल्टरनेट ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, राइट, ये जो ब्राइट डार्क है इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। जहां ब्राइट है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां डार्क है उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन से पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव होगा, कौन से पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव होगा, ये डिपेंड करता है पाथ के डिफरेंस पे, पाथ के डिफरेंस पे, राइट। अब मैंने बोला कि सेंटर विल ऑलवेज अपीयर ब्राइट, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ द स्क्रीन इट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द सोर्सेस। मतलब जो ए से वेव निकला है और जो बी से वेव निकला है, उन दोनों को सेंटर तक आने में सेम डिस्टेंस कवर करना है। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? 0। अगर पाथ डिफरेंस है ही नहीं तो दैट इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव, मतलब सेंटर विल अपीयर ब्राइट। तो अभी दिमाग में फिट कर लो,
इंटरफेरेंस पैटर्न में ये जो अल्टरनेट ब्राइट डार्क बैंड बन रहा है, मतलब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस, पाथ का डिफरेंस। लेकिन सेंटर ऑफ द स्क्रीन तक पहुंचने के लिए जितना डिस्टेंस ए से जो वेव था उसने ट्रैवल किया, और जो बी से वेव था उसने ट्रैवल किया, वो तो डिस्टेंस क्या है? सेम है, मतलब पाथ डिफरेंस तो है ही नहीं। और जीरो पाथ डिफरेंस की कंडीशन होता है कंस्ट्रक्टिव का। है ना क्लियर? गुड। तो मैं सेंटर छोड़ के किसी और पॉइंट की बात करूंगा, पी, एनी अदर पॉइंट विच इज नॉट द सेंटर, बिकॉज वी आर डैम श्योर कि सेंटर इज ब्राइट, इट इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव। अब हमको किसी और पॉइंट पी का चेक करना है कि वो कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा पार्ट डिफरेंस। तो हमने यहां से दो वेव्स इमेजिन कर ली, दो वेव्स, ए से एक वेव आ रहा है। जो ए से वेव आ रहा है, इट मे और मे नॉट हैव सेम एम्पलीट्यूड। मैंने इसके लिए पहले बोला था आपको सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी, मैंने कहीं नहीं बोला सेम एम्पलीट्यूड। तो ये जो पहला सोर्स है ए, इसमें से जो वेव है उसके एम्पलीट्यूड को तुम कुछ एक नाम दे दो, मे बी ए नॉट, मे बी ए1, जो बोलना होगा वो। इसको बोल दो ए2। यहां से जो वेव निकल रहा है, इस वेव का इक्वेशन होगा y1 इक्वल टू ए1 साइन ओमेगा टी, और यहां से जो निकल रहा है वो आएगा y2 इक्वल टू ए2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, where phi is called as phase difference, phi is called as phase difference। अभी थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान, मैंने बोला था पाथ डिफरेंस, अब मैं बोल रहा हूँ फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में कनेक्शन है, मैंने बताया था आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के टाइम पे। हाँ, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, बराबर। पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। तो तुम फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में, पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये जो पी पॉइंट है, ये ब्राइट कब दिखेगा? जब क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव। और बी, ये पी पॉइंट डार्क कब दिखेगा? जब क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम लोग एक एक करके पहले समझ लेंगे कि कंस्ट्रक्टिव कौन से कंडीशन में होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कौन से कंडीशन में होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्योंकि पी पॉइंट ब्राइट भी दिख सकता है, पी पॉइंट डार्क भी दिख सकता है। तो ये पी पॉइंट ब्राइट कब दिखेगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, पहले ये समझ लेंगे, फिर देखेंगे डिस्ट्रक्टिव कब होगा। तो वी आर फर्स्ट फोकसिंग ऑन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फर्स्ट फोकसिंग ऑन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझने के लिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान चाहिए मेरे को यहाँ पे। हम लोग दो वेव्स को प्लॉट कर लेते हैं, एंड रिमेंबर दीज टू वेव्स आर ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम। मैंने सिर्फ जानबूझ के साइड बाय साइड दो लाइंस दिखाए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो पहला वेव है वो दूसरे मीडियम में है, मतलब ये पहला वेव है दूसरे मीडियम में है, और जो दूसरा वेव है वो किसी और मीडियम में, ऐसा इसका मतलब नहीं होता है, बराबर। तो फिर मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा सिर्फ इसके लिए किया कि तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। मतलब आई कुड हैव शोन, मैं ऐसा दिखा सकता था। क्या समझ में आया? कुछ नहीं, एक ही वेव दिख रहा है, बिकॉज बोथ द वेव्स आर ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम, बराबर, बट दे आर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, इसलिए ऐसा। आगे ध्यान में, यस, बराबर। हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस एंड इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस दोनों ही दिखाने वाले हैं, एक एक करके। गुड। तो ऐसा है, पाथ डिफरेंस, नाम है ये पाथ डिफरेंस, पाथ का डिफरेंस। और याद रखना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव में देखा था कि जब क्रेस्ट और क्रेस्ट ओवरलैप हो तो क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे क्रेस्ट क्रेस्ट ओवरलैप हो रहा है, यस। ट्रफ ट्रफ हो रहा है, यस। तो ये क्या है? वेरी गुड। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए दोनों वेव्स में पार्ट डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट देयर शुड बी एब्सोल्युटली नो पार्ट डिफरेंस, जीरो, बराबर, करेक्ट। या फिर अगर है तो देखो ऐसा है कि वापस क्रेस्ट क्रेस्ट कब मैच होगा? जब मैं इस क्रेस्ट को यहां पे शिफ्ट कर दूं, तो मैं इस वेव को वन वेवलेंथ से शिफ्ट कर दूं,
तब जाके वापस से क्रेस्ट और क्रेस्ट होगा ओवरलैप, बराबर। या फिर मैं 2 बार शिफ्ट कर दूं 2 लैम्डा से, तो क्या होगा, ओवरलैप। तो याद रखना कंस्ट्रक्टिव के लिए क्रेस्ट क्रेस्ट का ओवरलैपिंग होता है फॉर 0 पार्ट डिफरेंस, या फिर लैम्डा पार्ट डिफरेंस, या फिर 2 लैम्डा पार्ट डिफरेंस, या फिर 3 लैम्डा पार्ट डिफरेंस, या फिर इन शॉर्ट इन जनरल n लैम्डा पार्ट डिफरेंस, वेर n इज whole नंबर, करेक्ट, राइट। अभी सिर्फ क्या है ना, आपके जो बुक है ना वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो उसको ऐसा लिखता है, ठीक है। नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका भी रीजन है, मैंने इसलिए आपको बोला ना कि चीजें अपने हिसाब से करनी होती हैं हमको। देखो आगे दे हैव डन दिस वेरी स्मार्टली, अब क्यों किया वो समझेगा, आपको जब डिस्ट्रक्टिव सीखोगे तब समझेगा। ये तो हो गया पार्ट डिफरेंस, लेकिन मैं इसको इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस भी लिख सकता हूँ। देखो अच्छे से समझ लो, ठीक है, फॉर्मूला तो तुमको पता ही है। इन जनरल क्रेस्ट क्रेस्ट क्या होना चाहिए, ओवरलैप। तो एक काम करता हूँ, मैं एक सर्कल लेता हूँ। पहले मान लो पहले वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का क्रेस्ट ओवरलैप था, मतलब जीरो फेज डिफरेंस था, दोनों में एंगल का डिफरेंस जीरो था। कितना था, जीरो। वापस क्रेस्ट क्रेस्ट मैच कब होगा, मैंने पहले का क्रेस्ट को वैसे ही रखा और दूसरे को एक चक्कर घुमा के लाया, 2 पाई, राइट। तो 0 पे 2 पाई पे क्रेस्ट क्रेस्ट ओवरलैप हो रहा है, मैंने इसको वापस एक चक्कर घुमा दिया, 4 पाई, 8 पाई, तो 2n पाई। तो जब जब फेज डिफरेंस 2n पाई होगा, तब तब क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। या तो तुम डायरेक्टली भी ऑब्टेन कर सकते थे 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा से, where डेल्टा इज पार्ट डिफरेंस। तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एन लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, तुम लॉजिक से करो या तुम फॉर्मूला से करो, चलता है यहाँ तक, क्लियर, राइट। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस क्या है, एन लैम्डा, और फेज डिफरेंस क्या है, 2n पाई। डिस्ट्रक्टिव हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।